बेटा रवि, कल मैं बैंक की तरफ गया था तो सोचा कुछ पैसे निकाल लेता हूँ। आए दिन तुम्हारी माँ की दवाई लानी होती है। कल बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने अकाउंट चेक किया तो उसमें बस कुछ 1000 रुपए ही थे। तुम एक बार बैंक वाले से बात करना, कुछ तो गड़बड़ी है। हर महीने पेंशन के पैसे आते हैं, मेरे फिक्स किए हुए पैसे का इंटरेस्ट भी उसमें जाता है, फिर इतने कम पैसे उसमें कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे कहने पर मैंने अपने साथ तुम्हारा नाम भी जोड़ दिया था। हम दोनों के अलावा तो और कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, फिर ये गड़बड़ी कैसे हो सकती है? एक बार तुम बैंक वालों से मिलकर आना, क्योंकि अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि बार बार बैंक के चक्कर लगा सके। मनोहर बाबू अपने बेटे रवि से कहते हैं। एक पल को रवि सहम गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जॉइंट अकाउंट में मेरा नाम देकर कोई गलती कर दी है? क्या लगता है आपको कि मैं आपके पैसे निकाल रहा हूँ? और आपको पैसों की जरूरत क्या है? माँ की दवाई तो एक बहाना है। ज्यादा पैसे आपके पास रहेंगे तो हो ना हो आप अपने दोस्तों में बांटते फिरोगे, क्योंकि एक उम्र हो जाने के बाद बुढ़ापे में पैसे का महत्व रखना लोग भूल जाते हैं। अभी मुझे देर हो रही है, बाद में आकर आपकी बातें सुनता हूँ। इतना कहकर रवि वहां से चला गया। मनोहर बाबू की पत्नी बीना जी बोली, क्या बात है, ये सुबह सुबह रवि आप पर क्यों बरस रहा था? वो बोले, बीना, तुम बिस्तर से क्यों उठी? कल रात भी तुम्हें बुखार था, तुम आराम करो। मौसम बदल रहा है तो कभी कभी बच्चों के मिजाज भी बदल जाते हैं। बीना जी बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं नई नई माँ बनी हूँ। हमने भी जीवन के उतार चढ़ाव देखे, पर कभी भी अपनी परेशानियों की तपन अपने बच्चों पर नहीं आने दी। फिर ये बच्चे माँ बाप का किया हुआ क्यों भूल जाते हैं? मनोहर बाबू बोले, बिना पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले जमाने में माँ बाप के संघर्षों को हम देखते थे और उनसे सीख लेते थे। आजकल बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप ने अगर फर्ज निभाया तो कौन सा बड़ा काम किया। छोड़ो, इन बातों को सोचकर हम कितना दुखी होंगे। शायद हमारे नसीब में ये सब सुनना और देखना भी अभी बाकी था। तभी उधर से उनकी बहू रेखा आई और बोली, पापा जी, आजकल के बुजुर्गों की यही प्रॉब्लम है। जितना बच्चे करते हैं उतना ही उन्हें सताते हैं। सोचिए, अगर आपके बेटे ने पैसे निकाल भी लिए तो क्या जरूरी था आपको सवाल करना? क्या वो अपने पैसे आप पर खर्च नहीं करते? अगर इतनी ही तकलीफ है तो अपने पैसे लेकर कहीं और क्यों नहीं अपना आशियाना बना लेते? एक तो आप लोगों की वजह से हमारा घर घर नहीं धर्मशाला लगता है। चारों तरफ से दवाइयों की बदबू आती है। एहसान मानने की जगह अपने बेटे की चुगली कर रहे हैं। बीना जी कांपती हुई आवाज में बोली, बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रवि को पाल पोस कर और काबिल हमने नहीं तुमने बनाया है। हम उसके माँ बाप है, उस पर हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि हम उसे कुछ कह सके। खून पसीने से हमने ये परिवार बसाया और तुमने एक पल में हमें पराया कर दिया। जब हम जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं तब तुम कहती हो हम अपना अलग आशियाना बना ले। सुन रहे हैं आप? अब यही सब सुनना बाकी था। दोनों दुखी मन से अपने कमरे में चले गए। बीना जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। घुटने के दर्द से वो हमेशा परेशान रहती थी। इस कारण ज्यादातर वो घर में ही रहती थी। रवि को कई बार कहा, पर वो कहता, बूढ़ी हड्डी है, दवाई काम नहीं करेगी तो घरेलू उपचार से ही काम चलाओ। मनोहर बाबू कभी कभार अपने हम उम्र लोगों से भी मिलते थे। जब सबकी व्यथा वो सुनते थे तो उन्हें लगता था कि उनका दर्द थोड़ा कम है और घर आकर पत्नी को समझाते थे। एक रात मनोहर बाबू बीना जी के लिए कुछ दवाई लेकर आ रहे थे तो उन्होंने देखा सड़क के किनारे बेंच पर कोई वृद्ध व्यक्ति बैठा रो रहा था। मनोहर बाबू पास जाकर देखे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो कैलाश बाबू थे जो बगल वाली सोसाइटी में रहते थे। वो जाकर उनसे पूछे, कैलाश बाबू,
ठंडी का मौसम है, इतनी रात गए आप सड़क के किनारे क्यों बैठे हैं? क्या बात हो गई? कैलाश बाबू बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, अभी 4 महीने पहले रिटायर होने के बाद पैसा संपत्ति बेटे के नाम कर दिया। 4 महीने नहीं हुए, आज उसने हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया और बोला, अपने रहने और खाने का इंतजाम खुद कर लो, क्योंकि मैं उसके लिए बोझ बन गया हूं। अब बताइए मैं कहां जाऊं? राम सेवक बाबू बोले, चलिए मैं आपके बेटे से बात करता हूं। वो बोले, नहीं नहीं, जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं रखा वो आपका मान क्या रखेगा? अब तो आत्महत्या करने की भी हिम्मत नहीं है। इतना कहकर वो रोने लगे। मनोहर बाबू को कुछ नहीं सूझा तो वो कैलाश बाबू का हाथ पकड़कर अपने घर ले गए। बहू ने कहा, आपको रखकर एहसान कर रहे हैं और आप हमारे घर को धर्मशाला बना रहे हैं। अगर इनकी इतनी ही चिंता है तो आप भी यहाँ से निकल जाइए। बेटा कमरे से सब सुनता रहा, उसने एक शब्द नहीं कहा। निराश मनोहर बाबू कैलाश बाबू से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए घर के अंदर आ गए। अगले दिन एक बुरी खबर मिली। ठंड के मारे कैलाश बाबू की सड़क के किनारे वाले पार्क में मृत्यु हो गई। उस रोज मनोहर बाबू सोचे, काश मैं थोड़ा मजबूत होता और उनकी मदद कर पाता तो आज उनकी ऐसे मृत्यु नहीं होती। न जाने उस रोज मनोहर बाबू को कहां से इतनी हिम्मत आई। पत्नी को बोले, किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, आते आते शाम हो जाएगी, तुम चिंता मत करना, आता हूं, फिर सारी बात बताता हूं। इतना कहकर और कुछ जरूरी कागजात लेकर वो घर से निकल गए। मनोहर बाबू पहले बैंक जाकर सारी जांच पड़ताल की, तब पता चला कि रवि ने ही उनके पैसे निकाले थे। उन्होंने उस अकाउंट को कैंसिल करवाया और बस अपना और अपनी पत्नी का नाम रखा। फिर अपने जितने भी पैसे फिक्स हुए थे उसकी जानकारी समेटी और बैंक में अपने घर के कागज देकर लोन की एप्लीकेशन दी और अपने पुराने वकील मित्र के पास गए। कुछ समय लगा एक दस्तावेज तैयार करवाया कि उनकी सारी संपत्ति पर उनके बेटे का कोई अधिकार नहीं होगा। ये बात मनोहर बाबू और उनके वकील मित्र के बीच ही रही। कुछ वक्त बाद बैंक से उनका लोन अप्रूव हो गया। राम सेवक बाबू ने मित्र के साथ मिलकर एक संस्था से बात की और अपने सारे पैसे लगाकर अपने गांव के पास एक बुजुर्गों के लिए बड़ा सा घर बनवाया जिसका नाम आशियाना रखा। ये बात रवि को पता चली और घर आकर उसने बहुत हंगामा खड़ा किया। मुझे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और आपने बैंक से इस घर के नाम पर लोन ले लिया और तो और गांव की जमीन पर भिखारियों के लिए घर बनवाया। अरे इतना ही पैसा है तो आप ये घर क्यों नहीं खाली कर देते? तभी वहां बीना जी आई और कांपते हाथों से उन्होंने रवि को एक थप्पड़ लगाई और बोली, जिसने तुम्हें चलना और बोलना सिखाया तुम आज उसी से तन कर बात कर रहे हो। इससे अच्छा तो तुम पैदा होते ही मर जाते, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मनोहर बाबू बीना जी को संभालते हुए बोले, बेटा तुम्हारी पत्नी ने ही कहा था कि हम अपना अलग आशियाना बना ले और तुम ये भूल रहे हो कि ये घर मैंने अपने पैसों से खरीदा था। तुम्हें रहने के लिए छत दे रहा हूं, पर एक शर्त पर, तुम इसका किराया हर महीने बैंक में जमा करोगे ताकि मेरा लोन चुकता हो सके। तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं, अपने काम से रिटायर हुआ हूं, दिमाग से नहीं। तुम्हारे और उनके बेटे के व्यवहारों के कारण कैलाश बाबू की मृत्यु हुई। काश कि उस रोज उन्हें आसरा मिला होता तो बेचारे की इस तरह से मृत्यु नहीं होती। अब आगे से हर उस आदमी के लिए ये आशियाना खुला रहेगा जिसके लिए तुम जैसे औलाद होते। इतना कहते हुए मनोहर बाबू ने कागजात की एक कॉपी रवि को दी और पत्नी को लेकर वहां से निकल गए। कुछ ही समय बाद मनोहर बाबू के वो वकील मित्र अपने बच्चों द्वारा दुखी होकर उसी आशियाने में आ गए और वहां की सारी जिम्मेदारी संभाली। धीरे धीरे और भी लोग जो अपने बच्चों से अपमानित किए गए उन्होंने वहां आसरा लिया। उनमें से कई लोग अपने वक्त के शिक्षक, इंजीनियर और डॉक्टर थे जिन्होंने आशियाने की हर जिम्मेदारी संभाली और धीरे धीरे उसे बड़ा किया। समय बीता
बीना जी का साथ छूट गया। पर मनोहर बाबू ने बेटे को मुड़कर नहीं देखा और अपना सारा जीवन अपने आशियाने के नाम किया। वहां कई ऐसे लोग थे जिन्हें पेंशन मिलता था पर घर में सम्मान नहीं मिलता था, जबकि वो किसी पर बोझ नहीं थे। फिर भी अपनों के द्वारा दिया गया चोट आज भी उन्हें दर्द देता और एहसास दिलाता कि जैसे अपने हाथों की उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। यही सोचकर वो कभी मुड़कर अपने अपनों के पास जाना नहीं चाहते थे। तो क्या वो गलत सोचते थे? साथियों, उम्र बढ़ती जाती है पर हौसला ही है जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर छुपा होता है। माता पिता परिस्थितियों से गुजर कर भी हिम्मत बनाए रखते थे और अपने बच्चों के लिए एक घर तैयार करते हैं। एक समय आता है जब उसी घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं बचती। हर माँ बाप को एक समय के बाद अपनी हिम्मत और हौसला बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में कब वक्त और रिश्ते रंग बदलते हैं ये कोई नहीं जानता। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। दोस्तों, आपको मनोहर बाबू की सोच कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।